कैसे हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है आरबीआई के मौद्रिक नियंत्रण और उसके उपकरण। आरबीआई के मौद्रिक नियंत्रण और उसके उपकरण को, इस टॉपिक को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि जो मौद्रिक नीति होती है वो क्या है। मौद्रिक नीति क्या है? तो ये आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाले ऐसे उपाय जो अर्थव्यवस्था में करेंसी और साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, वो उपाय मौद्रिक नीति कहलाते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? तो मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में करेंसी और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बात आती है दो चीज़ों के बारे में मौद्रिक नीति के अंतर्गत। एक होती है कि अर्थव्यवस्था में अपनाए जाने वाले उपाय। अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय जो अर्थव्यवस्था में करेंसी और उसकी साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, मौद्रिक नीति कहलाते हैं। तो यहाँ पे करेंसी और साख की मात्रा का नियंत्रण जो होता है, इन दोनों चीज़ों के तात्पर्य को समझेंगे कि आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय जो अर्थव्यवस्था में करेंसी से संबंधित होते हैं। तो यहाँ करेंसी से मतलब होता है अर्थव्यवस्था में प्रचलित सिक्के और नोट। ठीक है। अब दूसरी चीज़ साख की मात्रा जो होती है, साख की मात्रा के नियंत्रण से क्या तात्पर्य होता है? तो साख की मात्रा के नियंत्रण से तात्पर्य होता है कीमत स्तर में स्थिरता को लाना, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाना और व्यापार चक्र पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इस तरीके से आरबीआई जो है ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी से करेंसी के इकोनॉमी में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी तरफ जो क्रेडिट कंट्रोल होता है, जो क्रेडिट होता है उसको भी कंट्रोल करती है। यानी उधार का जो प्रवाह बैंकों के द्वारा होता है लोगों के पास, उसको वो नियंत्रण में रखती है। अब चलते हैं यहाँ पे क्या कि मौद्रिक नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं। तो मौद्रिक नियंत्रण के जो उपकरण हैं आरबीआई जिनको अपनाती है, उसमें वो दो तरह के उपकरण हैं। एक है परिमाणात्मक उपकरण और दूसरा है चयनात्मक उपकरण। परिमाणात्मक उपकरण में क्या होता है कि परिमाणात्मक उपकरण में ऐसे आरबीआई ऐसे जैसे बैंक दर, खुले बाज़ार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता कोष, ये सभी इसके ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आरबीआई बैंकों के पास जो नकद होते हैं उस पर प्रभाव डालती है और बैंकों के नकद कोष में कमी आ जाती है। जबकि चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी विशेष भाग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है इस तरीके से ताकि वहाँ साख का फ्लो जो होता है, उस क्षेत्र में साख का प्रवाह जो होता है बैंकों के माध्यम से कम हो सके और अवांछनीय प्रवृत्ति के ऋणों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। जमाखोरी जैसी चीज़ें जैसे कि वनस्पति घी, गुड़, चीनी, सूती वस्त्र के कपड़े या जो ये क्या कहते हैं, सूती वस्त्र के कपड़े के अलावा जो सूती धागे वगैरह होते हैं सूत के, उनकी जमाखोरी पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो आरबीआई है ये साख नियंत्रण की नीति के अंतर्गत चयनात्मक साख की नीति को अपनाती है, चूँकि ये अर्थव्यवस्था की किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अब आते हैं हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर के बारे में कि आखिर आरबीआई जो मौद्रिक उपकरण अपनाती है जिसके माध्यम से वो साख नियंत्रण का काम करती है, तो उसमें बैंक दर क्या होते हैं। तो बैंक दर क्या है? तो वह दर जिस पर आरबीआई सदस्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है उनकी प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में अपने यहाँ रख करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई अन्य सदस्य बैंकों को
अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है उनकी प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में अपने यहाँ रख करके। उसको बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर का आखिर साख नियंत्रण से क्या संबंध होता है? तो जब आरबीआई द्वारा बैंक दर बढ़ा दिया जाता है तो उससे बैंकों के साख सृजन की क्षमता में कमी आ जाती है। यानी बैंक दर जब ज़्यादा होता है तो बैंक उस दर पर ऋण जब लेते हैं तो उससे ज़्यादा दर पर ऋण मुहैया कराते हैं लोगों को। तो इससे क्या होता है कि जनता के पास मुद्रा की कमी हो जाती है, यानी साख का सृजन बैंकों के माध्यम से कम होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज़्यादा बैंकों को देना होता है। तो इस तरीके से जब बैंक दर में वृद्धि होती है तो साख के सृजन साख की मात्रा में साख के सृजन में कमी आती है, और जब बैंक दर में कमी आती है तो साख के सृजन की मात्रा में साख के सृजन में वृद्धि होती है और जनता के पास ज़्यादा मुद्रा उपलब्ध हो जाता है। ये हुआ परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर के बारे में। अब चलते हैं खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया क्या होती है कि खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को या प्रथम श्रेणी के बिलों का क्रय विक्रय सदस्य बैंकों को किया जाता है। अब इसका प्रभाव ये होता है कि बैंकों के पास जो नकद राशि होती है उसमें कमी आती है। अगर आरबीआई द्वारा प्रथम श्रेणी के प्रतिभूतियों को या जो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को या प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को जब विक्रय किया जाता है बैंकों को, तो बैंक जब उन्हें खरीदते हैं तो इनके पास जो नकद जमा राशि होती है, नकद कोष होता है इनका, उसमें कमी आती है और उसकी कमी के चलते इनके साख में भी कमी आती है, इनके साख सृजन की क्षमता में भी कमी आ जाती है। ठीक है। और जब इन प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीदती है, इन सरकारी प्रतिभूतियों को या फिर प्रथम श्रेणी के बिलों को खरीदती है आरबीआई, तो उसके बदले में वो नकद भुगतान करती है इन सदस्य बैंकों को, जिससे क्या होता है कि बैंकों के पास नकद कोष की मात्रा, नकद राशि की मात्रा बढ़ जाती है और उस राशि का उपयोग वो साख सृजन में करते हैं, जिससे जनता के पास मुद्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से खुले बाजार के क्रियाओं के द्वारा आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण का काम किया जाता है। दूसरा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो या नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात क्या होता है? तीसरा, तो ये बैंकों को मांग जमा और सावधि जमा का निश्चित भाग नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। सीआरआर क्या होता है कि सीआरआर के अंतर्गत, नकद कोष अनुपात के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें बैंकों को अपने यहाँ मांग जमा और सावधि जमा का एक निश्चित भाग नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। जब नकद कोष बढ़ता है तो साख का सृजन कम होता है और जब नकद कोष घटता है तो साख का सृजन ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर बैंकों को अपने सावधि जमा और मांग जमा का अधिकतर हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखना पड़ेगा तो निश्चित है कि वो जनता के बीच उससे साख का सृजन वो कम कर पाएगा, उसके पास जो मौजूद राशि है। और ठीक इसके विपरीत यदि सीआरआर यानी नकद कोष अनुपात कम अगर बैंकों को अपने पास रखना है तो निश्चित है कि उसका ज़्यादा हिस्सा यानी सावधि जमा और मांग जमा की जो राशि है उसका ज़्यादा भाग वो साख सृजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से सीआरआर जब बढ़ता है तो नकद कोष सीआरआर यानी नकद कोष अनुपात जब बढ़ता है तो साख सृजन में कमी आती है। नकद कोष अनुपात जब घटता है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। अब है नेक्स्ट आपका वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात ये किस तरीके से मौद्रिक नियंत्रण के उपकरण अर्थात साख सृजन साख नियंत्रण में आरबीआई की सहायता करता है। तो इसके अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग
तरल रूप में रखना होता है। अब अपने कुल उसकी संपत्ति है उसका एक निश्चित भाग जब वो तरल रूप में रखेंगे तो निश्चित है कि इससे साख के सृजन पर प्रभाव पड़ेगा और साख का सृजन कम होगा। अगर वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ जाएगा तो साख का सृजन कम होगा, वैधानिक तरलता अनुपात यदि घट जाएगा तो साख का सृजन कम होगा। तो इस तरीके से जो परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है, इसके अंतर्गत जो बैंक अपने उपकरण अपनाता है उसमें क्या क्या है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR और वैधानिक तरलता अनुपात। अब नेक्स्ट जो है ये है आपका चयनात्मक साख नियंत्रण की रीति, जिसके माध्यम से बैंक साख सृजन का किस तरीके से नियंत्रण करता है। तो हमने पहले ही बताया कि चयनात्मक साख नियंत्रण जो होता है, इस चयनात्मक साख नियंत्रण का उपयोग RBI द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी विशेष भाग में किया जाता है, खास करके खाद्यान्न, तेल, चीनी, गुड़, घी, सूती वस्त्र इत्यादि के लिए, जहां जमाखोरी ज़्यादा होती है। तो जमाखोरी को रोकने के लिए RBI द्वारा ज़्यादा ब्याज दरों पर, यानी जमानत के रूप में जो इनकी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं या अन्य चीज़ें रखी जाती हैं, उस पे ज़्यादा ब्याज दरों पर इन्हें ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अवांछित प्रवृत्ति के जो ऋण होते हैं उस पे RBI द्वारा रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाता है विशेष बैंकों को कि वो इस प्रकार के ऋण उस क्षेत्र को न दें। किसी विशेष प्रकार के लेन देनों पर भी रोक लगाया जा सकता है RBI द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि RBI के मौद्रिक नियंत्रण के उपकरण के अंतर्गत हमने क्या देखा? परिमाणात्मक साख नियंत्रण और चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा RBI किस तरीके से साख सृजन और साख संकुचन का कार्य करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो साख का सृजन होता है या मुद्रा का जो ये फ्लो होता है उसको किस तरीके से RBI नियंत्रित करती है इन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे की ओर बढ़ाइए।